सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो थर्ड ऑफ सिविल रिबेलियन। जी हाँ, पिछले दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 1857 के मेजर रिवॉल्ट से पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे सिविल अपराइजिंग्स हुए थे। तो आज उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम देखते हैं पाइका रिबेलियन को, जो कि 1817 में हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पाइका रिबेलियन के साथ, जो कि उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा के अंदर पाइका वो लोग हुआ करते थे जो कभी राजा के यहाँ एज अ सोल्जर काम करते थे, जिन्हें राजा बदले में कुछ एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करते थे, जिसपे वो अपनी खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। अब जब अंग्रेजों ने 1803 में उड़ीसा पर कब्जा किया और साथ ही खुर्दा के राजा को उनकी गद्दी से हटा दिया, तभी से ये जो पाइकाज हैं इनका भी एम्प्लॉयमेंट छिन गया, इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली गई। और अति तो तब हो गई जब अंग्रेजों ने पाइकाज के ऊपर बहुत सारे रेवेन्यू पॉलिसीज़ को इम्पोज कर दिया। अब कुछ ऐसे नए रेवेन्यू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से जमींदार और सोल्जर्स यानी कि जो पाइकाज थे वो दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ आ खड़े हुए, और इन दोनों ने ही मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज थे जिसकी वजह से वहाँ के लोग अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जैसे कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। वहाँ पर जो करेंसी चलती थी जिसे कौड़ी कहते थे, उसको भी अंग्रेजों ने अबॉलिश कर दिया था, और साथ ही जो टैक्स होता था उसको सिल्वर में पेमेंट करने के लिए कहा गया। अब क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे और उनके पास सिल्वर उतना नहीं था, जिस वजह से वो टैक्स की पेमेंट तक नहीं कर पा रहे थे, और इन्हीं कॉजेज़ के चलते पाइकाज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम एक बड़ा नाम देखते हैं बख्शी जगबंधु विद्याधर का। अब ये कभी कुर्द के राजा के यहाँ पे मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। 1814 में हम देखते हैं कि जगबंधु से उनका जो एंसेस्ट्रल एस्टेट था, यानी कि उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली गई थी। अंग्रेज़ों ने उनकी हालत बहुत दयनीय कर दी थी, अब जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी दौरान कुर्द टेरिटरी के अंदर गुमसुर से बहुत सारी लाशें तैर कर आई। जांच करने पर पता चला कि वो सारी लाशें कोंड ट्राइबल लोगों की थी, अब जिसकी वजह से जो कॉमनर्स थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आग भड़कने लगी। इसी के चलते ईयर 1817 में रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। मुकुंद देव, जो कि कुर्द लास्ट किंग थे, उन्होंने जमींदारों और दूसरे पाइकाज का साथ दिया, और साथ ही बख्शी जगबंधु विद्याधर ने भी एक बहुत बड़ी पाइकाज की आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तैयार कर ली। इसी रिवॉल्ट को हम पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसमें शुरुआत में तो हम देखते हैं कि जगबंधु विद्याधर को अंग्रेजों के खिलाफ हर जगह जीत मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह रिवॉल्ट भी कमज़ोर पड़ने लगा। जगबंधु विद्याधर को भी बहुत सारे लोगों से मदद मांगनी पड़ी। एक बार उन्होंने नायागढ़ के राजा के यहाँ शरण ली। उसके बाद हम देखते हैं कि दीन बंधु संतरा और उनके ग्रुप ने भी नवंबर 1818 में सरेंडर कर दिया। इसके बाद जगबंधु जो हैं वो और कमज़ोर पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1817 के मिड में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कुर्द रीजन्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में वापस से आ गए। धीरे धीरे पाइकाज ने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया। यह विद्रोह जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। अब जो कि जगन्नाथपुरी के अंदर पुजारी हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने जगबंधु को अपने यहाँ शरण दी थी, अंग्रेजों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 1829 में जगबंधु ने सरेंडर कर दिया और ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट किया, जबकि कुछ अदर सोर्सेज हमें बताते हैं कि 1829 में जगबंधु को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि कुछ सोर्सेज का यह भी मानना है कि जो पाइका रिबेलियन है वो कुछ हद तक एट लास्ट सक्सीड भी किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स ने भी पाइकाज की मानी थी, जैसे कि जो टैक्स अमाउंट था उसको रिड्यूस कर दिया गया था, पाइकाज को लार्ज रेमिशंस दिए गए थे,
जो न्यू सेटलमेंट्स थे उनके लिए सभी टेन्योर्स को फिक्स कर दिया गया था और इस तरीके से पाइका रिबेलियन भी जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वागेरा राइजिंग, जो कि 1818 से 1820 तक चली। तो जैसे कि और लोगों को भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसी तरीके से वगैरह भी हमेशा से ही ब्रिटिशर्स से नफरत करते थे। हाँ, एक और रीज़न था कि जो बड़ौदा के गायकवाड़ रूलर्स थे उनके साथ ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। इसको लेकर भी जो वगैरह थे वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी नफरत किया करते थे। जो ओखला मंडल के वगैरह चीफ थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए और 1818 से 1819 के बीच में इस रिसेंटमेंट को चालू रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ईयर 1820 में नवंबर में एक पीस ट्रीटी को साइन किया जाता है, जिसके बाद ये रिवॉल्ट भी सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं सूरत में, जो कि 1840s में चला। तो सूरत के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो सॉल्ट ड्यूटी थी उसको 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये कर दिया था, जिसकी वजह से जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। सूरत की जनता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई थी और अब इस मूव के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। इसी के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर अपराइजिंग होने लगा। गवर्नमेंट ने जनता के दबाव में आकर उसको वापस से कम तो कर दिया, लेकिन जनता का जो विद्रोह था वो कंटिन्यू रहा। हम देखते हैं ईयर 1848 में बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जो उल्टे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही परेशानी को खड़ा करने लगे, जिसकी वजह से यह रिवॉल्ट दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया गया। लेकिन कुछ समय बाद यह रिवॉल्ट भी सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में, जो कि महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर एक हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास थी जिन्हें गडकरीज कहा जाता था। ये गडकरीज मराठा फोर्ट्स के अंदर काम किया करते थे। अब अंग्रेजों ने जब एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन किया तो इन गडकरीज को इनकी पोजीशन से हटा दिया, यानी इनसे मिलिट्री सर्विसेज को छीन लिया गया, जिसके बाद ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और इसी वजह से गडकरीज के बीच में ब्रिटिशर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट था। ईयर 1844 में इन गडकरीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया, जिसके चलते हम देखते हैं कि सम्मनगढ़ और बुदारगढ़ के किलों पर भी गडकरीज ने कब्जा कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरीके का एक रिवॉल्ट सावंतवाड़ी के एरिया में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी लोग ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सावंतवाड़ी के राजा को उनकी गद्दी से हटा दिया था और इस वजह से हमें जगह जगह पर रिवॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे ऐसे न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने इन सभी रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाबी मूवमेंट। यह एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो कि सैयद अहमद ने स्टार्ट किया था रायबरेली में। अब रायबरेली में एक ऐसे नेता उभरते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। वो अब्दुल वहाब की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे और उनका मानना था कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी पूरी संस्कृति को ख़राब कर रहा है और अगर मुस्लिम्स को या इस्लाम के फॉलोअर्स को अपनी संस्कृति को बचाना है तो वापस से इस्लाम को रिवाइव करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स की टीचिंग्स से खुद को दूर रखना होगा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को छोड़ना होगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एक टाइम आते आते बहुत सारे लोगों ने सैयद अहमद को अपना इमाम यानी कि अपना लीडर माना और उनके अंडर में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो यूनाइट हो गए। उनका मानना था कि ऐसे वाइस रेजेंट्स को बनाया जाए, यानी कि खलीफाज को बनाया जाए, जिसके अंदर में लोग जो हैं वो वापस से इस्लाम की टीचिंग्स को रिकॉल करें। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जहाँ पे इस्लाम को रिवाइव करने के लिए टीचिंग्स दी जा रही थी, जैसे कि पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और बॉम्बे उनमें से कुछ एक थे।
सैयद अहमद का मानना था कि ये जो हमारी टेरिटरी है उसे उन्होंने कहा कि इसे हमें दर अल हर्ब से कन्वर्ट करके दर अल इस्लाम बनाना है। सो दर अल हर्ब का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा ही वॉर कंडीशंस रहती हैं, जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से उस टाइम में इंडिया में थी। और दर अल इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम की ज़मीन। तो वहाबीज़ की कुछ इस तरीके की विचारधारा थी। हालांकि वहाबीज़ ने भी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को राइज करने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, लेकिन मोर और लेस इस मूवमेंट को भी ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कूका मूवमेंट, जो कि भगत जवाहर मल ने वेस्टर्न पंजाब में ईयर 1840 में स्टार्ट किया था। हालांकि इनके बाद इस रिवॉल्ट को बाबा राम सिंह ने संभाला था, जिन्होंने नामधारी सिख सेक्ट को स्टार्ट किया था। हम देखते हैं कि जब पंजाब में ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था तो यहाँ के बहुत सारे लोगों में रिसेंटमेंट की भावना थी। वो चाहते थे कि वापस से सिख अथॉरिटीज़ को पावर दे दी जाए और ब्रिटिशर्स हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से पंजाब के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए उन लोगों ने उनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। साथ ही हम देखते हैं कि कूका मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट बिलीव करता था कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश किया जाए, जो मीट और अल्कोहल का कंजप्शन है उसे डिस्करेज किया जाए, ड्रग्स की खपत को कम किया जाए, इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज जैसी चीज़ों को परमिट किया जाए और साथ ही वीमेन एजुकेशन को भी एनकरेज किया जाए। कूकाज हमेशा से ही काफ़ी लिबरल थॉट के हुआ करते थे। उनकी मंशा थी कि ब्रिटिशर्स को पंजाब से निकालकर फेंक दिया जाए। साथ में वो हमेशा से ही स्वदेशी की मांग करते थे। जिस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने 20th सेंचुरी में जाकर स्टार्ट किया था, उसको कहीं ना कहीं कूका ईयर 1840s में ही चला रहे थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स की जितनी पावर तो कूकाज के पास भी नहीं थी और इसी के चलते हम देखते हैं कि इस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। ईयर 1872 में राम सिंह को रंगून के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जितने भी सिविल अपराइजिंग्स थे उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पीजेंट मूवमेंट्स के साथ और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पीजेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिशर्स को रिसेंट किया। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।